शेफाली और वरुण जब घर वापस आते हैं तो देखते हैं कर्णा जी हाल में ही बैठी हुई है और उन्होंने बच्चे को गोद में लिया हुआ है। शेफाली आकर उनके पास बैठ जाती है और कहती है, माँ, इसने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? वैसे मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। वह बिल्कुल भी किसी को तंग नहीं करता है। कर्णा जी कुछ भी नहीं बोलती हैं तो वरुण शेफाली से इशारे से पूछता है कि अचानक से माँ को क्या हुआ। शेफाली भी इशारे से कहती है, पता नहीं, रुको मैं पूछती हूँ। वह कहती है, माँ आपको पता है वो? कर्णा जी बिना उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगता है ना कि मेरी परवरिश में ज़रूर कोई कमी रह गई होगी और मैं तुम लोगों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई होगी, तभी तुम किसी का बुरा करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती हो। शेफाली अचानक से अपनी माँ की ये बात सुनकर थोड़ा परेशान होती है। वह उनके चेहरे पर देखकर कहती है, क्यों माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? अर्णा जी कहती हैं, क्यों तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कह रही हूँ? क्यों तुमने कितने लोगों का बुरा किया है कि तुम्हें याद नहीं है? शेफाली परेशान होकर कहती है, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया है और आपने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। करुणा जी कहती हैं, नहीं, मैंने तुम्हें अगर अच्छे संस्कार दिए होते ना तो तुम किसी का अच्छा सोचती हो, लेकिन तुमने एक बार नहीं सोचा। तुमने उसका बार बार बुरा किया है और अभी भी कर रही हो और करती ही जा रही हो। क्यों शेफाली, ऐसा क्यों कर रही हो? शेफाली कहती है, माँ प्लीज आप ऐसा मत कहिए। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? आप प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको सच्चाई बताऊंगी ना। करुणा जी कहती हैं, अब कोई सच्चाई बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ, ये सारी सच्चाई जानने के लिए। इससे तो अच्छा होता ना, जब तुम्हारे पापा इस दुनिया से गए तभी मैं भी चली गई होती। कम से कम मैं ये दिन देखने के लिए मजबूर नहीं हुई होती। मोहित भी अपने कमरे से ये सारी बातें सुनकर वहां आता है और कहता है, माँ क्या हो गया? आप दी से ये सब क्यों कह रही हैं? करुणा जी कहती है, यह सब कुछ ना कहूँ तो क्या कहूँ? तुम लोगों को याद है ना कि तुम लोग कितने छोटे छोटे थे, तभी तुम्हारे पापा इस दुनिया से चले गए। मैंने कितनी परेशानियों को झेलकर तुम लोगों को बड़ा किया। हमेशा तुम्हें यही संस्कार दिए कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयों में क्यों ना रहो, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करना। लेकिन फिर भी मेरी इतनी सीख का क्या फल दिया तुमने? किसी को तकलीफ देकर रुलाकर क्या सोचा कि तुम अपने जीवन में खुश रह पाओगी? किसी को तकलीफ देकर कोई इंसान कभी खुश नहीं रह पाता। शेफाली की आंखें भर जाती हैं। वह कहती है, माँ प्लीज आप मुझे बताइए ना कि मेरी गलती क्या है। आपको अगर मुझे डांटना है तो आप डांटिए ना, लेकिन ये सब कुछ आप अपने आप से मत कहिए। आपने बहुत अच्छी परवरिश दी है हम लोगों को। करुणा जी कहती हैं, नहीं, मैंने बिल्कुल अच्छी परवरिश नहीं दी है। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। पहले मैं बहुत गर्व करती थी कि मैंने कुछ दिया ना दिया हो, अपने बच्चों को परवरिश अच्छी दी है, लेकिन उसमें भी मैं फेल हो गई। सही कहते थे सभी लोग, अकेली माँ कैसे ही पालेगी बच्चों को। वरुण कहता है, माँ मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन आप अपने आप को ये सब कुछ मत कहिए। कौंडा जी उनकी तरफ देखकर कहती हैं, आपको याद है बेटा, जब आप मेरे पास शेफाली का हाथ मांगने के लिए आए थे, आपने मुझसे कहा था कि आपका कोई अपना नहीं है। शेफाली ने आपको अपनापन दिया है और आप चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए उसे अपना बना लें। तो मैंने आपसे कहा था कि ये थोड़ी सी जिद्दी है, कुछ भी पाने के लिए सही गलत नहीं देखती। लेकिन मैं तभी उसका हाथ आपके हाथ में दूंगी जब आप मुझे इस बात के लिए वादा करेंगे कि आप हमेशा उसका साथ सिर्फ सही में देंगे, गलत में नहीं। गलत में आप उसे रास्ता दिखाएंगे। याद है ना आपको? वरुण कहता है, हाँ मुझे याद है माँ, लेकिन आप ये सारी बातें क्यों कर रही हैं आज? करुणा जी कहती हैं, अगर सब कुछ याद है आपको, तो क्यों आपने उसे गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोका? और उसे तो नहीं रोका, आप खुद भी क्यों चले गए उस रास्ते पर? क्यों किसी को इतनी तकलीफ दी आप लोगों ने? शेफाली अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, माँ क्या बात हुई है, प्लीज बताइए ना सारी बातें। इस तरह से बातों को घुमाकर मत करिए प्लीज। करुणा जी कहती हैं, ठीक है ना, सच सुनना है तुम्हें? ठीक है, सुनो सच। आज रोशनी आई थी, उसने मुझे सारी बातें बताई। मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ कि तुमने उसके साथ ऐसा किया। मुझे तो कुछ और ही कहानी बताई थी तुम लोगों ने, और किसी के साथ इतना गलत किया तुमने। वरुण और शेफाली हैरानी से एक दूसरे के चेहरे पर देखने लगते हैं। शेफाली कुछ कहने की कोशिश करती है तो करुणा जी कहती हैं, अब झूठ मत बोलना और मुझसे किसी भी बात को छुपाने की कोशिश मत करना।
क्योंकि मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है और वह सच्चाई मुझे तुम लोगों की आंखों में नजर नहीं आती है। शेफाली चिढ़कर कहती है, ठीक है, हम लोगों ने गलत किया, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए था और इसके लिए हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, नॉर्मली बात करके कोशिश की मनाने की, लोगों को पैसे भी दिए, लेकिन इन सब से कुछ भी नहीं हुआ। और रोशनी के साथ हमने अकेले ने गलत नहीं किया, उसके चाचा चाची इसमें शामिल थे। वह तैयार थे तो हम क्या करते। वह इस्तेमाल होने के लिए आई तो हमने बस उसका इस्तेमाल किया और इसमें कुछ गलत नहीं था। करुणा जी शेफाली को एक तमाचा देती हैं और कहती हैं, इतनी नीचे तुम कैसे हो सकती हो? इतना सब कुछ गलत करने के बाद भी अभी कैसे गर्व से कह रही हो तुम्हें शर्म नहीं आती है सब कुछ करते हुए? शेफाली रोते हुए कहती है, नहीं माँ, मुझे इस सब में कोई शर्म नहीं आई। मैंने जो भी किया अपने बच्चे के लिए किया और मुझे जब भी मौका मिलेगा तब मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटूंगी। करुणा जी कहती हैं, ठीक है, तुम कुछ भी करने से पीछे नहीं हटोगी ना अपने बच्चे के लिए, तो मैं भी अपनी बेटी को गलत करते हुए नहीं देखूंगी। मैं सब कुछ सही करूंगी और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। शेफाली कहती है, मतलब क्या है माँ आपका इसमें? करुणा जी कहती हैं, तुम लोगों से जो भी गलती हुई है ना, मैं उसे सुधारूंगी। हाँ, मैं सब कुछ पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन अभी जो ठीक हो सकता है उसको मैं ठीक करके रहूंगी। मैं इस बच्चे को रोशनी को दे दूंगी। उसके साथ तुम लोगों ने गलत किया है। कम से कम इस बच्चे को लेकर तो उसे कुछ सुकून मिलेगा, जो कि तुम लोग उसे नहीं दे रहे हो। ये सुनते ही शेफाली और वरुण दोनों बहुत घबरा जाते हैं। दोनों एक दूसरे के चेहरे पर देखने लगते हैं। वरुण कहता है, माँ आप ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज, आपको पता है ना हम लोग कितने सालों से इस बच्चे के लिए तरस रहे थे। आप इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। आप हमें कोई सजा देना चाहती हैं ना, तो आप हमें कोई सजा दे दीजिए, लेकिन ये मत कीजिए प्लीज। करुणा जी कहती हैं, मैंने फैसला ले लिया है। जब तुम लोगों ने किसी के साथ गलत करने से पहले नहीं सोचा, तो मैं सही करने से पहले अब क्यों सोचूंगी? मैं सब कुछ ठीक करके ही रहूंगी और ये मैं कल सुबह ही करूंगी। शेफाली अपने आंसुओं को पोंछकर कहती है, नहीं माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। करुणा जी कहती है, मैं ऐसा ही करूंगी और मुझे कौन रोकेगा? तुम रोकोगी या तुम्हारा पति, जिसने हर गलत में तुम्हारा साथ दिया? शेफाली अपने दांत पर दांत चढ़ाते हुए कहती है, माँ मैं फिर से कह रही हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। करुणा जी गुस्से से कहती हैं, मैं करूँगी। शेफाली कहती है, ठीक है माँ, आपने फैसला ले लिया है तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। अगर आपने रोशनी को इसको देने के बारे में एक बार और कहा ना, तो फिर मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। अगर ये बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा तो फिर मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूँगी? यह सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। करुणा जी शेफाली के चेहरे पर देखने लगती हैं। शेफाली गुस्से से आंखें लाल किए हुए कहती है, और मैं यह सब कुछ सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसा कर भी लूंगी। और आपने फैसला लिया है ना कि आप सुबह रोशनी को मेरे बच्चे को दे देंगी, तो ठीक है, आप उस बच्चे को रोशनी को दे दीजिएगा और फिर वापस आकर मेरा अंतिम संस्कार भी कर दीजिएगा। जिन हाथों से आपने मुझे पाला है ना, उसी हाथों से मेरा अंतिम संस्कार भी कर दीजिएगा। वैसे भी मैंने जो भी गलत किया है उसे आपको शर्म ही आ रही है ना, तो अच्छा होगा मैं दुनिया से चली जाऊंगी। करुणा जी कहती हैं, शेफाली अपनी जुबान पर लगाम दो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? शेफाली कहती है, सब जानती हूँ, मैं सब सोच समझ कर ही कह रही हूँ। आपने जिस तरह से फैसला लिया है मैंने भी बस उसी तरह से अपना फैसला ले लिया है। और आप जानती हैं कि मैं बहुत जिद्दी हूँ और बचपन से ही हूँ, तो अब मेरा भी फैसला नहीं बदलेगा। वह वहां से चली जाती है। करुणा जी अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाती हैं। वरुण और मोहित एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। वरुण कहता है, माँ, जिस तरह से मैंने आपसे वादा किया था कि शेफाली का हमेशा उसका ध्यान रखूंगा, इसी तरह से मैंने उसे भी वादा किया था कि मैं हर परिस्थिति में उसका साथ दूंगा और मैं उसके साथ देने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और मैं आपको अब हमारे बच्चे को कैसे किसी और को देने दूं? प्लीज माँ, अपना फैसला बदल दीजिए, वरना आप जानती हैं कि वह कुछ भी कर सकती है। करुणा जी उसके चेहरे पर देखने लगती हैं। वरुण अपने घुटनों पर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज अब अपना फैसला बदल दीजिए, क्योंकि आप जानती हैं कि वह कुछ भी कर सकती है और मैं अपने परिवार को एक और बार बिखरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। बहुत समय के बाद मैंने शेफाली के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है और माँ, मैं उसकी खुशी को ख़त्म नहीं होने देना चाहता।
प्लीज माँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, बस आज आपका बेटा आपसे कुछ मांग रहा है। प्लीज माँ, अपना फैसला बदल दीजिए, क्योंकि अगर शेफाली को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। प्लीज। वो वहां से चला जाता है। कर्णा जी को कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करें। मोहित उनके पास बैठ जाता है और कहता है, माँ, दी और जीजू ठीक कह रहे हैं। कभी कभी हमें अपनों के लिए भी सोचना होता है। हर जगह सिर्फ सही ही नहीं देखा जाता है। और वैसे भी रोशनी के लिए भी तो ठीक है जो उस बच्चे से दूर रहे। कम से कम बच्चे से दूर रहेगी तो उसका भी घर बस जाएगा, और ये बच्चा दी और जीजू के पास रहेगा तो इनके भी घर में खुशियां रहेंगी। तो मुझे तो लगता है कि यह सभी के लिए ठीक है। कर्णा जी मोहित के चेहरे पर देखकर कहती है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। इस बार मुझे सही का साथ नहीं देना है। मुझे अपनी बच्ची को देखना है। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। मोहित जाकर शेफाली को इसके बारे में बता देता है। वह काफी खुश हो जाती है। वह कर्णा जी के पास जाती है और कहती है, माँ, मुझे पता था कि आप कभी भी मेरी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करेंगी। कर्णा जी कहती हैं, मैंने तुम्हारी ये बात तो मान ली, लेकिन धरा और मोहित की शादी जरूर होगी। तुम उसमें किसी तरह की अगर अड़चन लाने की कोशिश करोगी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेफाली कहती है, माँ, मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगी। मैं चाहती हूँ कि वह लोग खुश रहें। मैं उन लोगों के रिश्ते में कोई परेशानी नहीं लाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। करुणा जी कहती हैं, मैं भी यही उम्मीद करूंगी। करुणा जी कमरे से बाहर आ जाती हैं। वरुण और शेफाली दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। शेफाली अपने मन में कहती है, रोशनी, तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। तुम्हें इसको भुगतना ही पड़ेगा। करुणा जी अमृता जी को कॉल करके कहती हैं कि उन्होंने अपने पंडित जी से बात कर ली है और वह चाहती हैं कि सगाई 1-2 दिन के अंदर ही हो जाए, और फिर शादी का मुहूर्त 2 महीने बाद का उन्होंने निकाला है। अमृता जी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती हैं। वह रितु जी को सब कुछ बता देती हैं। रितु जी कहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी धरा की सगाई बहुत ही धूमधाम से करेंगे। अमृता जी कहती हैं, दीदी, मैं जानती हूँ कि आप धरा के लिए सब कुछ बहुत ही अच्छा से अच्छा करेंगी, और उतना हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे एक विनती करूंगी कि धरा की सगाई में रोशनी नहीं रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से फिर से वहाँ कोई भी ड्रामा हो और मेरी बच्ची का खास दिन बर्बाद हो जाए। रितु जी कहती हैं, तुम परेशान मत हो, वो नहीं आएगी वहाँ पर। अमृता जी इस बात को सुनकर खुश हो जाती हैं। रितु जी रणविजय जी को कहती हैं कि वह अभिमन्यु से बात कर ले, क्योंकि मैं अगर अभिमन्यु से कुछ कहूंगी तो उसे बुरा लगेगा। रणविजय जी कहते हैं, इन सबसे सिर्फ अभिमन्यु को ही बुरा नहीं लगेगा, रोशनी को भी बुरा लगेगा। रितु जी कहती हैं, तुम्हें सिर्फ रोशनी की खुशियां क्यों नजर आती हैं? बाकी किसी की खुशियां क्यों नहीं नजर आती हैं? उसकी वजह से बाकी लोगों को परेशानी होगी, ये तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? रणविजय जी कहते हैं, क्या दिक्कत है तुम्हें उस बच्ची से? क्यों उसके लिए तुम्हारे मन में इतना जहर है? रितु जी गुस्से से कहती हैं, बस बहुत हो गया। ये मेरा घर है या उस रोशनी का? इस घर में हर बात के लिए रोशनी रोशनी रोशनी। मैं तो तंग आ गई हूँ। अब तो मुझे भी उससे परेशानी सी होने लगी है। ऐसा लगता है जैसे उसने मेरे पति और मेरे बेटे दोनों को मुझसे छीन लिया है और मेरे घर में मुझे ही बेगाना कर दिया है। मन्नू भी उनकी बात सुन लेता है। वह कहता है, मम, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोशनी वहाँ पर नहीं जाएगी, और वैसे भी वह जाएगी ना तो उसे ही तकलीफ होगी। और चिंता मत कीजिए, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। लेकिन आप यह कभी मत कहिएगा कि उसने किसी को आपसे छीन लिया है, क्योंकि अक्सर सब कुछ उससे छीना गया है। उसने आज तक कभी किसी का कुछ भी नहीं छीना है। ऋतु जी कहती हैं, लेकिन जिस तरह से तुम लोग उसकी हिमायत करते हो, उससे तो मुझे यह सब पता चलता है। ऋतु जी वहां से यह सब कुछ बोलकर चली जाती हैं। रणविजय जी कहते हैं, मुझे ना हमेशा से इसी बात का डर था। ऋतु तो पहले से ही रोशनी से चिड़ी हुई थी, और अब जब से ये संजय और अमृता आए हैं तब से उन लोगों ने और रोशनी के बारे में बातें की हैं, जिससे वह और उससे चिढ़ गई है। मुझे तो कभी से वो पसंद नहीं थे। अब मन्नू कहता है, डैड, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो लोग कुछ दिन के लिए ही तो हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो डोंट वरी। रणविजय जी कहते हैं, ठीक है। तय दिन पर धरा और मोहित की सगाई हो जाती है। सभी काफ़ी खुश होते हैं। सगाई के अगले दिन ही अमृता जी कहती हैं, दीदी, अब हम लोग चलते हैं। शादी तो 2 महीने बाद है ना, और करुणा जी चाहती हैं कि शादी चंडीगढ़ से ही हो, तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर आइएगा। रितु जी कहती हैं, इसमें भी कोई कहने की बात है?
हम सब लोग वहाँ पर आएंगे। वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रणविजय जी और अभिमन्यु को थोड़ा सुकून आता है, क्योंकि वो लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर वह लोग यहाँ पर रहते तो वह हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा करवाते जिससे उनके परिवार में परेशानी आती, और वह रितु जी को अपना मोहरा बनाते और रोशनी को परेशान करते। उनके जाने से उनके घर में शांति भी रहेगी और रितु जी रोशनी को लेकर गुस्सा भी नहीं करेंगी, क्योंकि वह लोग रोशनी के खिलाफ उनके मन में कहीं ना कहीं जहर भरने का काम कर रहे थे। अभी अपनी टेबल पर काम कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि रोशनी बार बार अपनी टेबल पर बैठे हुए उसकी तरफ झांक रही है, और जब उसकी नज़र उस पर जाती है तो वह वापस अपना काम करने लगती है। अभी इस बात को एक दो बार इग्नोर करता है, लेकिन जब रोशनी हर कुछ देर पर झांक कर फिर वापस काम करने लगती है तो अभी उसे अपने पास बुलाता है। रोशनी हैरानी से उसके पास जाती है। अभी कहता है, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? रोशनी अपना सर नामे हिला देती है। अभी कहता है, तुम्हें बार बार झूठ बोलना अच्छा लगता है क्या? बताओ क्या बात है? रोशनी कहती है, वह मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी कहता है, मुझे लग ही रहा था कि जरूर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी होगी, लेकिन तुम संकोच कर रही हो। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम्हें कुछ भी कहना हो तो क्लियरली आकर मुझे कह दिया करो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा वह सब कुछ छोड़ो, तुम्हें कुछ भी कहने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और मैं हर बार बोलकर बेमतलब का टाइम वेस्ट करूँगा। तुम बोलो कि तुम्हें क्या कहना है। रोशनी कहती है, वह मुझे थैंक यू बोलना है। अभी उसकी तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाला होता है तो रोशनी कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं जब आपको थैंक यू बोलती हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्लीज़ इस बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। अभी कहता है, ठीक है बोलो। रोशनी कहती है, मुझे थैंक यू इस बार इसलिए बोलना है क्योंकि हर बार की तरह आपने मेरा साथ तो दिया है, और आपके साथ साथ अंकल ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया। आप अपने परिवार के खिलाफ गए, आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में जब आपको अपने परिवार का साथ देना चाहिए था, फिर भी आपने मेरा साथ दिया, और आपकी इसी हिम्मत से मुझे हिम्मत मिली। अभी कहता है, तुमने अपनी पूरी बात कर ली या तुम्हें कुछ और भी कहना है? रोशनी मासूम सा अपना चेहरा बनाकर कहती है, कह दिया मैंने। अभी कहता है, तो जैसे मैंने तुम्हें पहले मना किया है कि मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, वैसे फिर से मना ही करूँगा। और एक बात और कहूँगा कि मैंने जो किया वह कुछ बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह से हिम्मत करके तुम उन लोगों के घर गई, तुमने ऐसे लोगों का सामना किया जिन्होंने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी है, और सब कुछ ठीक किया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इन सब बातों को भुला दो। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हमें आगे के लिए अपना ध्यान देना है, क्योंकि पता है ना, तुम्हें केस की तारीख नज़दीक आ गई है। तो बस मैं तुमसे यही उम्मीद करूँगा कि जैसे तुमने इस बार हिम्मत से सब कुछ किया है, वैसे तुम्हें आगे भी करना है। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। तभी वहाँ पर जानवी आ जाती है। उसको देखकर अभी थोड़ा हैरान होता है। जानवी मुस्कुराते हुए कहती है, डोंट वरी अभी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज यहाँ तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आई हूँ, कुछ बात करने के लिए आई हूँ। रोशनी वहाँ से जाने लगती है तो जानवी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम भी रुको ना, मैं तुमसे भी कुछ बात करना चाहती हूँ। अभी उसके चेहरे पर देख रहा होता है तो जानवी कहती है, मैं कह रही हूँ ना, ज़्यादा हैरान मत हो, कुछ खास नहीं है, बस इतना बताने के लिए आई हूँ कि मेरे बर्थडे की ब्रिंगिंग पार्टी है, तो प्लीज़ तुम ज़रूर आना, और रोशनी को भी साथ लेकर आना। अभी कहता है, जानवी लेकिन, जानवी कहती है, अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने शायद मुझसे दोस्ती तोड़ ली है। वैसे तुमने कहा था कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ोगे, फिर इस लेकिन का क्या मतलब है? अभी कहता है, नहीं तुम ऐसी बात क्यों सोच रही हो? मैं तुमसे कभी अपनी दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। हम बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जानवी मुस्कुराते हुए कहती है, तो बस आज मौका है यह बताने का कि तुम सच में मुझे अपना दोस्त मानते हो या नहीं। तुम प्लीज़ मेरे बर्थडे की पार्टी में आना। अभी कहता है, ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। जानवी कहती है, रोशनी को भी लेकर आना। अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है। शेफाली अपने कमरे में बैठी हुई थोड़ी सी उदास होती है। वरुण उसके पास जाता है और कहता है, क्या बात है, कुछ उदास लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? शेफाली कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है। वरुण कहता है, लेकिन तुम्हारी बात से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, और वैसे तो सच में अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो भी प्रॉब्लम थी वह सब कुछ तो सॉल्व हो गई है ना? शेफाली कहती है,
मैं किसी और प्रॉब्लम को लेकर इतनी टेंशन में होती भी नहीं हूँ। वह माँ कल वापस जा रही हैं और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि वह वापस जाए। वरुण कहता है, हाँ तो मोहित की शादी की तैयारी करनी है, इसलिए वो जा रही है ना, और फिर वो कुछ दिनों में आ जाएंगी। शेफाली उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हें लगता है कि वह आएंगी? वह एक बार यहाँ से चली जाएंगी तो वह नहीं आएंगी। वह मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मैंने उनसे जिद की, इसीलिए उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन वह मेरी तरफ देख भी नहीं रही हैं। वरुण, प्लीज माँ को कुछ दिन और रोक लो ना। अगर वो जाएंगी तो वो सच में नहीं आएंगी। मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। प्लीज वरुण। वरुण कहता है, शेफाली तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। शेफाली कहती है, तुम मेरी माँ को नहीं जानते हो। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो एक बार कोई फैसला कर लेती है ना, तो वह अपना फैसला नहीं बदलती है। प्लीज तुम उन्हें मना करो ना। तुम्हें पता है कि वह ईशान के साथ कितनी ज़्यादा जुड़ गई हैं। वह उन्होंने खुद कहा था कि वह हमारे साथ रहेंगी, लेकिन वह मेरी वजह से वह यहाँ से जा रही हैं। तुम्हें पता है उन्होंने ईशान के लिए कितनी प्रार्थना की है। प्लीज़ तुम उन्हें जाकर कहोगे तो वह रुक जाएंगी। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मैं जो भी कहती हूँ तुम हमेशा मेरे लिए करते हो ना? तो मेरे लिए एक एहसान और कर दो प्लीज़। वरुण कहता है, ये क्या कह रही हो? मैं कुछ भी एहसान करने के लिए नहीं करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। माँ से बात करनी है ना, मैं करूँगा, और मैं उन्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। शेफाली खुश हो जाती है और कहती है, सच में? वरुण कहता है, हाँ बिल्कुल सच। शेफाली मुस्कुरा देती है। वरुण उसके सिर पर किस कर देता है और कहता है, ऐसे उदास मत रहा करो। मुझे तुम्हारा ऐसा उदास चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। शेफाली उसके गले लग जाती है और कहती है, तुम मेरे साथ रहोगे ना, तो मेरे चेहरे पर कभी कोई उदासी नहीं आएगी। जानवी के बर्थडे की रिंगिंग पार्टी के लिए सभी लोग आ जाते हैं। अमन्यु और रोशनी के साथ समीर और कशिश भी होते हैं। जानवी के बाकी भी बहुत सारे फ्रेंड वहाँ पर होते हैं। अमन्यु इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि वह रोशनी को अकेले ना छोड़े, ताकि कोई उसे किसी तरह से हर्ट ना कर सके। तभी उनके कॉमन फ्रेंड समीर से कहते हैं, वैसे जानवी, आज तुम्हारे बर्थडे की रिंगिंग पार्टी तो है, उसके साथ साथ एक और खुशी की बात है जिसको हम लोग सेलिब्रेट यहाँ कर सकते हैं। जानवी हैरानी से कहती है, क्या बात है? वह कहता है, समीर और कशिश जल्दी शादी करने वाले हैं। मैंने देखी समीर की पोस्ट, जिसमें वह कशिश और अपनी दोनों की फैमिली के साथ घूम रहा था। क्यों समीर? समीर मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। जानवी कहती है, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो मेरे बर्थडे के ब्रिंगिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम समीर और कशिश की इतनी खुशी को तो सेलिब्रेट कर लें। उसका दोस्त कहता है, हाँ बिल्कुल। वह एक शैंपेन की बोतल खोलता है। सभी तालियां बजाते हैं। जानवी कहती है, सबसे पहले ब्राइड टू बी और ग्रूम टू बी को तो दो। वह लोग उनके गिलास में ड्रिंक डालते हैं। उसके बाद उसका एक दोस्त कहता है, और नेक्स्ट उसके खास दोस्त के गिलास में। क्यों अभी? अभी मुस्कुरा देता है, तो वो उसके गिलास में भी सर्व करता है। तभी वह उसके ठीक बगल में बैठी रोशनी के लिए भी गिलास आगे बढ़ाता है, तो अभी मना कर देता है और कहता है, नहीं वह ड्रिंक नहीं करती। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। रोशनी हाथ आगे बढ़ाकर गिलास ले लेती है। अभी उसकी तरफ देखने लगता है, तो रोशनी अपनी पलकें झपका देती है। अभी नॉर्मल हो जाता है। वहाँ काफ़ी लाउड म्यूजिक बजने लगता है। उसके बाद जानवी केक कट करती है और सभी काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी रोशनी की तरफ देखकर कहता है, तुम जब ड्रिंक नहीं करती तो तुमने गिलास क्यों लिया? रोशनी कहती है, क्योंकि मैं यहाँ कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहती। मैंने गिलास ले लिया और वहाँ साइड में रख दिया। किसी को क्या पता चला? अभिमन्यु कहता है, इंटेलिजेंट तो हो तुम। रोशनी हल्का मुस्कुरा देती है। कर्णा जी अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही होती हैं। तभी वरुण उनके दरवाजे पर आकर कहता है, माँ क्या मैं अंदर आ जाऊँ? कर्णा जी कहती हैं, हाँ बेटा। वरुण अंदर आ जाता है और कहता है, माँ आप जाने की तैयारी कर रही हैं? हाँ कल चली जाऊंगी। फिर वहाँ जाकर शादी की तैयारी भी तो करनी है। मोहित तो चला गया क्योंकि काफ़ी काम है वहाँ पर, लेकिन तुमने कहा कि एक दो दिन रुक जाने के लिए, इसलिए मैं रुक गई। लेकिन अब तो जाना जरूरी है। कर्णा जी अपने कपड़ों को फोल्ड करते हुए कहती हैं। वरुण कहता है, बात करनी है मुझे आपसे। कर्णा जी उसके चेहरे पर देखकर कहती हैं, हाँ कहो ना बेटा। वरुण कहता है, अगर मैं कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगी? कर्णा जी कहती हैं, क्या चाहिए? कहो तो पहले।
वरुण कहता है, माँ प्लीज कुछ दिन के लिए और आप रुक जाइए ना। कर्णा जी हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहती हैं, अचानक से ये क्यों? वरुण कहता है, माँ प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन और रुक जाएं। वैसे भी आप इतने समय बाद तो आती हैं। आपके आने से तो लगता है कि हमारे ऊपर हमारे बड़ों की छाया है। मेरे पेरेंट्स तो काफी पहले ही मुझे छोड़कर चले गए। आपके और शेफाली के मेरी लाइफ में आने के बाद ही तो मुझे फिर से अपनों का प्यार मिला है। माँ प्लीज कुछ दिन और रुक जाइए ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मोहित की शादी के लिए तैयारी करनी है, लेकिन अभी उसमें बहुत समय है ना। और फिर हम लोग सब चलेंगे ना, सारी तैयारी कर लेंगे। कर्णा जी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। वरुण कहता है, माँ मतलब आप नहीं जाएंगी ना? कर्णा जी कहती हैं, सच में शेफाली को तुम बहुत प्यार करते हो, यह बात मैं जानती तो थी बहुत पहले से। लेकिन जिस तरह से बहुत सी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं ना, उससे मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है जिसके जीवन में तुम हो। वरुण हैरानी से कहता है, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कर्णा जी कहती हैं, उसने तुम्हें जितना जो जो करने को कहा तुम सब करने के लिए तैयार हो जाते हो। बिना कुछ भी सोचे हुए पहले तुमने किसी मासूम की ज़िंदगी खराब कर दी और फिर उसके आगे की ज़िंदगी खराब करने की भी कोशिश कर रहे हो उसके ही कहने पर। खैर तुमने कहा है रुकने के लिए तो मैं रुक जाऊंगी। वरुण कहता है, माँ एक बात और कहूँ? कर्णा जी कहती हैं, हाँ कहो। वरुण कहता है, माँ प्लीज आप शेफाली से नाराज मत रहिए। जब आप उससे नाराज होती हैं ना तो उसकी आंखों में बहुत तकलीफ दिखाई देती है जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। प्लीज आप हम दोनों को माफ कर दीजिए। कर्णा जी कहती हैं, जो तुम लोगों ने किया है उसके लिए मैं माफ करने वाली कौन होती हूँ? वैसे मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करूंगी कि वह तुम लोगों को माफ कर दे। वैसे ये कितनी अजीब बात है ना कि सिर्फ अपनों की तकलीफ हमें तकलीफ देती है, लेकिन औरों के समय हम कितने पत्थर दिल बन जाते हैं। तुमने उस बच्ची के लिए एक बार नहीं सोचा और आज अपनी पत्नी के लिए कैसे तड़प रहे हो, जबकि मैं उससे सिर्फ बात ही तो नहीं कर रही हूँ जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। लेकिन कभी तुमने उस बच्ची का सोचा जिसके पास कोई भी नहीं है और तुम लोगों ने उसकी ये हालत कर दी है? वरुण जैसे शर्म से अपनी नजर नीची कर लेता है। कर्णा जी कहती हैं, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, लेकिन शेफाली से ठीक से बात करना और तुम दोनों ने जो किया उसके लिए तुम दोनों को माफ करना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो उसे तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना। कर्णा जी हाथ जोड़ लेती हैं। वरुण उनका हाथ पकड़कर कहता है, नहीं माँ, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। आप मेरे कहने पर यहाँ रहेंगी मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। कर्णा जी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। रोशनी और अभिमन्यु दोनों ही जानवी की पार्टी में साइड में बैठे हुए होते हैं। बाकी सब काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। कशिश और समीर बहुत अच्छा डांस कर रहे होते हैं। उनको देखकर रोशनी कहती है, दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं ना। सच कहूँ तो मैंने जब उस दिन उन दोनों को इस तरह से देखा था ना तो मैं बहुत ही घबरा गई थी, क्योंकि मैं दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार देखा है। अभी भी उनकी तरफ ही देखते हुए कहता है, हाँ ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी बहुत बुरा लगा था। और वैसे भी मैं समीर को जानता हूँ। ऐसे तो वह बहुत नॉर्मल रहता है, खुश रहता है, लेकिन कुछ कुछ बातें उसे बहुत ज्यादा हिट कर देती हैं। और उसमें भी कशिश का उससे दूर जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल तो होता है। अच्छा हुआ कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया, वरना समीर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। रोशनी कहती है, हाँ सच में। तभी वहां पर अभी का एक दोस्त आता है और कहता है, क्या बात है अभिमन्यु, तुम तो अपनी खास दोस्त को एक मिनट के लिए भी छोड़ ही नहीं रहे हो। पहले तो पार्टी में आते थे तो हमारे साथ खूब एंजॉय करते थे, अब अपनी खास दोस्त के पास ही बैठे रहते हो। यह सुनकर रोशनी को थोड़ा अजीब लगने लगता है और वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगती है। अभी इस बात को अच्छे से समझता है तो वह मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा जो बात मुझे बोलनी चाहिए वह मेरे बोलने से पहले ही तू बोल रहा है। जब से खुद की शादी हो गई है तब से तूने देखना बंद कर दिया। और अगर कहीं भी गलती से दिख भी गया पार्टी में तो अपनी पार्टनर के साथ पार्टी में डांस करने में, सबसे मिलने में बिजी होता है और मुझे ही ब्लेम कर रहा है। इस बात से उसका दोस्त मुस्कुराने लगता है। अभी कहता है, क्या हुआ, अब इस बात पर मुस्कुरा क्यों रहा है, बोल ना कुछ। वह कहता है, तुझसे तो कोई नहीं जीत सकता। अभी कहता है, हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। जानवी अभी और रोशनी को इस तरह साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा ज्वेलस कर रही होती है। वह उन दोनों को देखकर अपने आप से कहती है,
रोशनी, मैं जानती हूँ कि अभी ने मुझसे शादी के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मना किया था, और अब तो मम्मा और डैड ने भी कहा है कि किसी भी कीमत पर भाभी के साथ तुम मेरी शादी नहीं करवाएंगे, और वह मुझे यूएस भिजवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे बदला तो लेकर ही रहूंगी, और वह मैं आज ही लूंगी तुम्हारा तमाशा बनाकर। तभी वो कुछ सोचकर मुस्कुराती है और वेटर को बुलवाती है और कुछ पैसे देकर उसे रोशनी के लिए ड्रिंक भिजवाती है। वो वेटर जाकर वह ड्रिंक रोशनी को दे रहा होता है, तो अभी उससे वो ले लेता है और कहता है, इन्हें नहीं चाहिए। वेटर घबराते हुए कहता है, लेकिन मैम ने कहा है कि किसी का हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, और ये मैडम ड्रिंक नहीं करती, इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक लाया था। अभी कहता है, कोई बात नहीं, दोबारा ले आना, मुझे भी यही सॉफ्ट ड्रिंक ही चाहिए। वह कहता है, सर लेकिन। अभी कहता है, जाओ यहाँ से और लेकर आओ। वह चला जाता है। अभी जैसे ही उस ड्रिंक को अपनी नाक के पास ले जाता है, तो वह समझ जाता है कि इसमें अल्कोहल मिला हुआ है। उसके चेहरे पर तुरंत गुस्सा आ जाता है। रोशनी कहती है, क्या हो गया? अभी कहता है, कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ। वह तुरंत जानवी के पास जाता है और कहता है, जानवी साइड में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जानवी खुश होकर उसके साथ जाती है, तो अभी कहता है, अपनी हरकतों को और कितना नीचे गिराओगी? जानवी हैरानी से कहती है, अभी मैं कुछ समझी नहीं। अभी उसको वो गिलास दिखाते हुए कहता है, रोशनी के लिए जानबूझकर अल्कोहल मिलाकर भिजवाया था ना? तुम ये घटिया हरकतें क्यों कर रही हो? तुम्हें उससे क्या जेलसी है? मैंने तुमसे शादी के लिए मना किया, इसका बदला उससे लोगी तुम? नहीं अभी, मैं तो बस। जानवी मासूम सा शकल बनाकर कहती है। अभी कहता है, मुझे सब पता है, और तुम क्या हो यह भी मुझे पता चल ही चुका है। इसलिए अब ये सब नाटक मत करो, यहाँ कोई ड्रामा ना हो, इसलिए मैं तुम्हें साइड में लेकर आया हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, जो मैंने तुमसे दोस्ती हमेशा रखने का वादा किया था ना, उसे मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आज के बाद ना तो तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें। अभी वहां से वापस रोशनी के पास जाकर बैठ जाता है, और जानवी गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचकर रह जाती है। रोशनी सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसका फोन बजता है। वह देखती है तो सिया का कॉल होता है। वह तुरंत कॉल रिसीव करती है। सिया कहती है, वो मैं मिस्टर सिंघानिया को कॉल कर रही थी, लेकिन उनका कॉल नहीं लगा, तो मैंने आपको कॉल किया। रोशनी कहती है, कहिए ना, क्या बात है? सिया कहती है, आज दोपहर में आप मिल लीजिए, क्योंकि कल केस की हेयरिंग है, और मुझे कुछ सवालों का जवाब चाहिए आपसे, और कुछ सबूत भी आपको दिखाने हैं, और उससे भी आपसे कुछ पूछना है। और थोड़ा समय लेकर आइएगा, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा देर यहाँ पर रुकना पड़े, और कुछ पेपर्स भी हैं जिन पर मुझे सिग्नेचर करवाने हैं आपके। रोशनी कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। सिया कॉल कट कर देती है। रोशनी कहती है, इसके बारे में पहले अभिमन्यु को बता देती हूँ, वरना फिर सिया ने कॉल कर दिया तो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। रोशनी ऑफिस जाने के बाद काम में बिल्कुल भूल जाती है कि सिया ने उसे बुलाया था। तभी दोपहर के करीब सिया उसे कॉल करती है और उसे याद दिलाती है। रोशनी कहती है, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। वह अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? मैंने अभिमन्यु को भी इसके बारे में नहीं बताया। पहले जाकर उन्हें बताती हूँ, वह शायद अंकल के केबिन में गए हैं। रोशनी वहां जा रही होती है। तभी रितु जी उनके केबिन से बाहर निकल रही होती हैं। वह उसे देखती हैं तो कहती हैं, क्या बात है, तुम यहाँ पर? रोशनी कहती है, वह अभिमन्यु यहीं पर है। हाँ यहीं है, तो तुम्हें क्या काम है? रितु जी रूखी आवाज में बोलती हैं। रोशनी कहती है, बस सिया का कॉल आया था, उन्होंने आज बुलाया है, तो वही उन्हें बताना था और उनके साथ जाना था। रितु जी कहती हैं, उसने तुम्हें बुलाया है, तो तुम अभी को क्यों कह रही हो? कभी तो उसे परेशान करना छोड़ दो, जाकर खुद क्यों नहीं अपने मामलों को निपटाती हो? तुम क्या चाहती हो कि हमेशा वह तुम्हारे लिए अवेलेबल ही रहे? रोशनी कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ। मैं खूब समझती हूँ, वह बिजी है, तो तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। वैसे भी वहाँ अभी का कोई काम नहीं है, जो भी काम होगा तुम्हारा ही होगा, तो उसे डिस्टर्ब करना छोड़ दो। ऋतु जी जैसे उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर देती है। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ऋतु जी अपने आप से कहती हैं, पता नहीं इसकी परेशानी कब खत्म होगी। अभी को भी पागल कर रखा है इस लड़की ने अपने कारण। कोई काम ढंग से उसे करने नहीं देती है। करुणा जी हाल में बैठे हुए ईशान को अपनी गोद में लेकर उससे बातें कर रही होती हैं और काफी मुस्कुरा भी रही होती हैं।
शेफाली अपने फोन पर बात करते हुए जाकर वहां बैठती है और जब वो करुणा जी की तरफ देखकर कुछ कहना चाहती है तो करुणा जी ईशान को गोद में लेकर वहां से जाने लगती हैं। शेफाली कहती है, माँ इतनी भी क्या नाराजगी है मुझसे कि मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। करुणा जी कहती है, मुझे तुमसे किसी भी बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। शेफाली कहती है, क्यों माँ, ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने जो आप ऐसा कर रही हैं। करुणा जी कहती हैं, क्यों तुम्हें नहीं पता? क्या मुझे ये बात तुम्हें बार बार याद दिलानी होगी? तुम्हें पता है जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो उस मासूम सी बच्ची का चेहरा मेरे सामने आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह तड़प रही है और उसकी तड़प कभी भी हम लोगों को सुकून से नहीं जीने देगी। शेफाली अपना चेहरा बनाते हुए कहती है, माँ प्लीज बंद करो ना ये सारी बातें कहना। तुम्हें पता है यह सब कुछ सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत दिनों से ईशान मेरे पास है और ये हमेशा ही मेरे पास ही रहेगा और मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। अपनी खुशी पाने के लिए बस थोड़ा झूठ बोला है और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है और तुम्हें भी इन सब चीज़ों से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और प्लीज़ ये मत कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे। अगर ये मेरे पास नहीं रहेगा ना तो मैं खुश नहीं रहूंगी। इसके साथ मेरे पास रहने से ही मैं खुश हूँ। करुणा जी कहती हैं, तो फिर परेशानी क्या है तुम्हें? शेफाली कहती है, तुम जो मेरे साथ ये व्यवहार कर रही हो ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे तुम मेरी माँ नहीं उस रोशनी की माँ हो जो उसकी वजह से मुझे बदुआ देती रहती हो। कौन सी माँ अपनी बेटी को ऐसा कहती है, वह भी किसी अजनबी लड़की के लिए? करुणा जी कहती हैं, सिर्फ मैं कहती हूँ तो तुम्हें इतना तकलीफ हो जाती है और वह बेचारी बच्ची ये सब कुछ सहती है। शेफाली कहती है, माँ मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने ही गलती कर दी जो तुमसे बात करने की कोशिश की है। ठीक है, तुम्हें जो लगता है ना तुम्हें लगे, लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ नहीं बदलने वाला है। ना तो मैं उस रोशनी को किसी तरह से कानूनी रूप से सजा दिलवाने से रोकूंगी और अपने बच्चे के आसपास उसे आने देना तो बहुत दूर की बात है। शेफाली गुस्से से वहां से चली जाती है। करुणा जी कहती हैं, काश ईश्वर समय रहते तुम्हें अकल दे दे, वरना इन सबका तुम्हें बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। रोशनी सिया के साथ केबिन में बैठी हुई होती है। सिया उससे कुछ बातें डिस्कस करती है और कहती है, कल ही हमारी केस की हियरिंग है और मुझे पता है कि मिस्टर रघुवंशी कल इसकी फाइनल हियरिंग करवा कर ही रहेंगे। उन्होंने बहुत लंबा समय ले लिया है इस केस के लिए, तो हमें अपनी तैयारी अच्छे से करनी होगी। रोशनी कहती है, आपको क्या लगता है कि हम केस जीत पाएंगे? सिया कहती है, मैं कोशिश पूरी करूंगी और हम सच के साथ खड़े हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जरूर जीतेंगे। दिस इज नॉट फेयर सिया। विराज की आवाज से सिया और रोशनी उसकी तरफ देखने लगती हैं। विराज वहां पास में आकर कहता है, तुम हमारे फर्म का नाम खराब कर रही हो। वो दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती हैं। विराज कहता है, बिल्कुल, हमारे फर्म का सबसे पहले ही रूल है कि किसी भी क्लाइंट को धोखे में नहीं रखना है और तुम तो यहाँ धोखे में ही रख रही हो और गलत बात भी कर रही हो। सिया कहती है, सर आपसे किसने कह दिया कि मैं अपनी क्लाइंट को धोखे में रख रही हूँ? विराज कहते हैं, मुझे क्लियर दिख रहा है तुमने इनसे कहा कि तुम ये केस जरूर जीत जाओगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। विराज रघुवंशी के सामने तुम 2 मिनट भी नहीं टिकोगी, समझी? सिया कहती है, सर ये तो कल कोर्ट में ही पता चलेगा। आप इस जगह पर डिबेट क्यों कर रहे हैं? विराज कहता है, मैं इसलिए डिबेट कर रहा हूँ क्योंकि तुम अपने क्लाइंट को गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हो। रोशनी जी, ये तो आपकी वकील है तो आपसे झूठी बोलेंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी उम्मीद में मत रहिए क्योंकि मैं ये केस हैंडल कर रहा हूँ और आपको किसी भी हाल में इस केस में नहीं जीतने दूंगा। वैसे मेरे ही फर्म की मेरी जूनियर आपका केस लड़ रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम ही सजा मिले। वह भी कल के मेरे मूड पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी वकील ने मेरा मूड खराब नहीं किया और शांति से हार मान ली तो, वरना इसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। यह बोलकर विराज वहां से चला जाता है। सिया को विराज की बातों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह अपनी मुट्ठियों को भींचकर कहती है, अपने आप को समझते क्या हैं? सीनियर हैं तो इसका मतलब कुछ भी बकवास करेंगे और उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया? क्या उन्हें सच में लगता है कि मैं ये केस नहीं हैंडल कर पाऊंगी? अब तो मैं किसी भी हाल में इस केस को जीत कर ही रहूंगी। रोशनी उसकी तरफ उम्मीद से देख रही होती है। सिया कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको ये केस किसी भी हाल में नहीं हारने दूंगी। आपका बच्चा मैं आपको दिलाकर ही रहूंगी।
चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वरुण भी वहां पर विराज के बुलाने पर आया हुआ होता है, क्योंकि उसे भी कुछ बातें उससे डिस्कस करनी होती हैं और कुछ पेपर पर सिग्नेचर करने होते हैं। वह भी विराज से मिलकर और उसकी बातों को सुनकर काफी खुश हो जाता है और वहां से निकल रहा होता है। वो और रोशनी दोनों साथ में ही लिफ्ट में होते हैं। अचानक ही दोनों की नजर एक दूसरे पर जाती है। रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर देखती है तो उसका एक एक झूठ जैसे उसकी नजरों के सामने आने लगता है। उसका चेहरा पूरे गुस्से से लाल हो जाता है और उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं वरुण जब उसकी आंखों में देखता है तो उसे करुणा जी की कई बातें याद आने लगती हैं। रोशनी की आंखों में सिर्फ अपने बच्चे के लिए दर्द दिखाई देता है। वरुण अचानक ही रोशनी का नाम लेता है। वह उसकी तरफ देखती है और कहती है, ओ, तो तुम भी अपने वकील की तरह मुझे धमकाओगे और ये कहोगे कि मैं ये केस कभी नहीं जीत सकती, मेरा बच्चा मुझे कभी नहीं मिल सकता है और तुम लोग मुझे कड़ी सजा दिलवाओगे, है ना? जो करना है कर लो। अब मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। कोर्ट में भी कल मैं तुम लोगों का एक एक सच बताऊंगी। जितना तुम लोगों ने मुझे तड़पाया है ना, वह सब मैं कहूंगी। उस दिन तो चाचा चाची को तुम लोग वहां पर ले आए और मैं उनको देखकर अपने आप को मजबूत नहीं रख पाई, लेकिन अब नहीं। अब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा जरूरी है और मैं उसे लेकर ही रहूंगी। समझे तुम? रोशनी काफी गुस्से में बोलती है। वरुण उसका यह रूप पहली बार देख रहा होता है। वह चुपचाप से बस उसके चेहरे पर ही देखता रहता है। रोशनी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होता है और दोनों निकलने लगते हैं, तभी रोशनी का पैर मुड़ जाता है और वह गिरने वाली होती है। तो वरुण उसका एक हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। रोशनी अपने आप को संभालती है और उसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। वह गुस्से से वहां से चली जाती है। आज पहली बार वरुण को उसको इस तरह से देखकर गुस्सा नहीं आ रहा होता है, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा शांत होता है। वह रोशनी के उस दर्द को देख रहा होता है जो उसने गुस्से की आड़ में छुपा रखा होता है। उसके मन में एक अलग सी बेचैनी हो रही होती है। उसका दिल बार बार उसे कह रहा होता है कि गलत तो वह है। उसने रोशनी के साथ गलत तो किया है, जिसका उसे कोई भी हक नहीं था। उसने उसके जज्बातों के साथ खेला है। उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। उसे कोई हक नहीं था उस मासूम की भावनाओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ करने का। वो वहीं खड़ा ये सब सोच रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। देखता है तो शेफाली का कॉल होता है। वह कॉल रिसीव करता है। शेफाली उससे मिस्टर रघुवंशी से हुई बातों के बारे में पूछने लगती है। वह उसे विराज की कई बातें बताता है और फिर कॉल कट होने के बाद वो खुद से कहता है, माँ की बातों की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। उन्होंने मुझे रोशनी के बारे में इतना कुछ कह दिया ना कि जब सामने देखा तो पता नहीं उनकी बातें दिमाग में चलने लगी। मेरे लिए सबसे जरूरी शेफाली और मेरा बच्चा है और मैं किसी भी हाल में उन लोगों को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा और उन्हें तकलीफ देने वालों को मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगा। रोशनी विराज की बात की वजह से और वरुण को माँ देखने से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वह अपनी चेयर पर बैठी हुई उन लोगों के बारे में सोच रही होती है और अपने आप से कहती है, समझते क्या है लोग अपने आप को। बस बहुत हो गया रोशनी, तुझे तो कमजोर नहीं पड़ना है। अब किसी भी कीमत पर तुझे उन लोगों से अपना बदला लेकर ही रहना है। अभी जो कि किसी मीटिंग में गया हुआ था, वो वापस आकर जब रोशनी को इस तरह से अपने आप से बातें करते हुए और चेहरे पर इतना गुस्सा देखता है, तो उसके सामने खड़ा होकर कहता है, क्या हो गया रोशनी? तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों लग रही हो? रोशनी चिढ़कर कहती है, नहीं हूं मैं गुस्से में, मैं बिल्कुल नॉर्मल ही तो हूँ। अभी हल्का मुस्कुराते कहता है, किसने कहा तुमसे कि तुम नॉर्मल हो? और अगर नॉर्मल हो तो मुझ पर क्यों इतना चिल्ला रही हो? रोशनी को तुरंत इस बात का एहसास हो जाता है। वह कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं मैं कैसे। अभी कहता है, रिलैक्स। अब इतना गुस्सा करने के बाद खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे क्या बात हुई, इतनी परेशान क्यों है? रोशनी कहती है, वह आज मैं सिया से मिलने गई थी और वहीं पर वह, एक मिनट, तुम सिया से अकेले मिलने के लिए गई थी? तुमने मुझे इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई भी बात होगी तो तुम मुझसे जरूर शेयर करोगी। फिर तुम अकेले क्यों चली गई? तुम्हें मेरी कोई बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब मन्नू थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलते हैं। रोशनी उसे बताने वाली होती है कि वह गई थी उसे बताने, लेकिन रितु जी की वजह से वह लौट आई। लेकिन फिर वह कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि वह जानती है कि शायद वह ऐसा करेगी
तो अभिमन्यु अपनी माँ से गुस्सा हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अभी कहता है, क्या सोच रही हो? रोशनी कहती है, वो आप बिजी थे इसलिए मैं चली गई। सिया ने काफी अर्जेंट में बुलाया था। अभी नाराजगी से कहता है, बिजी था तो क्या हो गया, मुझे कहना चाहिए था ना। तुम भी अपनी बहुत मन की करती हो। खैर वह सब कुछ छोड़ो, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या कहा सिया ने? रोशनी कहती है, कल ही कोर्ट की हियरिंग है और वह कह रही थी कि शायद विराज रघुवंशी कल ही इसकी फाइनल हियरिंग करवा दे। अभी कहता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। रोशनी को सोचते हुए कहती है, हाँ अच्छी बात तो है। अभी कहता है, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? रोशनी उसे बताती है कि जिस तरह से विराज रघुवंशी ने वहां बातें की, ये सुनकर वह भी काफी गुस्सा हो जाता है। और वह कहता है, इतना अच्छा लॉयर है मैंने सुना है, और हरकतें उसकी ऐसी हैं, वो ऐसे कैसे बात कर सकता है? वैसे जहां तक मुझे पता चला है ना, कि सिया उस फर्म में है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वह उसके फादर की वजह से वहां पर काम कर रही है, वरना वह तो कभी उसे काम भी नहीं करने देता। रोशनी कहती है, हाँ शायद, लेकिन सिया ने भी आज बहुत अच्छे से जवाब दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि वह हमारा केस बहुत अच्छे से लड़ेगी। अभी कहता है, तुम्हारे भरोसे से अब मुझे भी भरोसा हो रहा है। वैसे जैसा गुस्सा यहाँ दिखा रही हो ना, कल वैसा ही गुस्सा कोर्ट में भी दिखाना। रोशनी इस बात पर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। अभी कहता है, हाँ कभी कभी थोड़ा गुस्सा दिखाना भी जरूरी होता है। रोशनी हल्का मुस्कुरा देती है, तो अभी भी मुस्कुराने लगता है। अगले दिन कोर्ट की फाइनल हियरिंग होती है। रोशनी को रात को नींद नहीं आ रही होती है। वह अपने रूम में ही इधर से उधर चल रही होती है। उसे काफी बेचैनी सी महसूस हो रही होती है। वह कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में चलने लगती है, और वहां पर वह अपने जीवन के बारे में जैसे सोच रही होती है कि किस तरह से तकलीफ उसके चाचा चाची उसको दिया करते थे, और उसके बाद वरुण उसके जीवन में एक उम्मीद की किरण बनकर आया। लेकिन उसे क्या पता था कि वह उसके जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत की वजह बनने वाला है, जो उसके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा, और उसके जीवन के मकसद को भी बिल्कुल बदल देगा। अभी देर रात को अपने ऑफिस का काम खत्म करके सोने जा रहा होता है। वह अपना गेट बंद करने वाला होता है, तभी वह कॉरिडोर में किसी के चलने की आहट सुनता है। वह जाकर देखता है तो रोशनी इधर से उधर टहल रही होती है। उसको देखता है तो वह समझ जाता है कि कल की वजह से वह काफी परेशान है। वह उसके पास जाता है और धीरे से कहता है, रोशनी। रोशनी अचानक उसकी आवाज से थोड़ा घबरा जाती है, तो अभी धीरे से कहता है, रिलैक्स, मैं हूँ। रोशनी झूठी मुस्कुराहट से उसके चेहरे पर देखती है। अभी कहता है, क्या हुआ, कल के बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही है? रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अभी कहता है, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रोशनी कहती है, क्या सच में कल मेरी जिंदगी का बड़ा फैसला होगा? अभी उसकी आंखों में देख रहा होता है, तो रोशनी वैसे ही मासूमियत से कहती है, बताइए ना अभिमन्यु, क्या सच में कल मेरी जिंदगी के बड़े फैसले का दिन है? अभिमन्यु कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, कल का दिन भी बिल्कुल नॉर्मल दिन की तरह होगा। हाँ बस अच्छा ये होगा कि हम हमारे लिटिल मास्टर को इस घर में ले आएंगे। वह काफी एक्साइटेड होकर बोलता है, तो रोशनी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। अभी कोई एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया, तो वह कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि ईशान को। रोशनी कहती है, मैं जानती हूँ कि आपको उसे लिटिल मास्टर कहना अच्छा लगता है, और मुझे भी आपके मुंह से उसे लिटिल मास्टर सुनना पसंद है। अभी कहते हैं, तो जाओ और जाकर आराम से सो जाओ, कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। रोशनी अपना सिर हाँ में हिलाती है और वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। अब मन्नू अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। रोशनी उसकी तरफ देखती है और फिर उसके पास आ जाती है और कहती है, कल क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आपको थैंक यू कहने का दिल कर रहा है। अभी कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है ना कि मुझे थैंक यू मत कहो। रोशनी कहती है, क्या आज भी आप वही बात कहेंगे जो आपने उस दिन कही थी? अब मन्नू कहता है, क्या? रोशनी कहती है, यही कि आप ये सब कुछ मेरे लिए नहीं, बल्कि उस मासूम बच्चे को उसकी माँ दिलवाने के लिए कर रहा है। अभी तुरंत रोशनी की तरफ से अपनी नजरें हटा लेता है और कहता है, मुझे ऑफिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया। कल तो ऑफिस में रह नहीं पाऊंगा, तो मैं उसे कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि कल प्रॉब्लम ना हो। अभी वहां से जाने लगता है, तो रोशनी उसका हाथ पकड़ लेती है। अभी उसकी तरफ देखता है, तो रोशनी कहती है, जवाब दीजिए मेरी बात का। अब मन्नू कहता है,
क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? तुम जाओ, जाकर सो जाओ। अभिमन्यु तुरंत वहां से चला जाता है। वरुण वैसे तो रोशनी को देखने के बाद खुद को इस बात के लिए मान लेता है कि उसके लिए शेफाली और उसका बच्चा ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे बाकी किसी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी माँ की बात और रोशनी का वह चेहरा उसे बेचैन कर रहा होता है। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है। वह बार बार अपनी करवटें बदल रहा होता है। वहीं उसकी बगल में शेफाली बहुत ही सुकून से सो रही होती है। वरुण उठकर बैठ जाता है और शेफाली के चेहरे पर देखता है और फिर अपने मन में कहता है, शेफाली, क्या सच में तुम्हें बिल्कुल भी बेचैनी नहीं हो रही है? कल कुछ भी हो सकता है। शायद हमारा बच्चा हमसे हमेशा के लिए दूर भी जा सकता है। लेकिन फिर भी तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। तुम ऐसा कैसे? नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। शेफाली तो बच्चे के लिए जितना बेचैन थी उतना कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैं अगर ऐसे ही बैठा रहूंगा ना, तो शेफाली की नींद जरूर खराब हो जाएगी। वरुण तुरंत बेड से उतरकर बाहर हॉल में चला जाता है और वहां जाकर हॉल में बैठ जाता है और अपना सिर पीछे सोफे से टिका लेता है। फिर से बार बार उसके सामने रोशनी का वह उदास चेहरा ही आ रहा होता है। वह जैसे इससे बुरी तरह से परेशान हो चुका होता है। वह अपने आप से कहता है, ये क्या हो गया मुझे? क्यों मैं बार बार रोशनी को ही याद कर रहा हूँ? क्योंकि शायद तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें बता रहा है कि जो तुम कर रहे हो वह बहुत ही ज्यादा गलत है। करुणा जी की आवाज वरुण को सुनाई देती है। वह अपना सिर उठाकर देखता है तो करुणा जी वहीं खड़ी होती हैं। वरुण कहता है, माँ, आप अभी तक सोई नहीं? करुणा जी उसके पास बैठ जाती हैं और कहती हैं, सोए तो तुम भी नहीं हो। क्या हो गया, नींद नहीं आ रही? वरुण कहता है, माँ, अब आपसे क्या छुपाना है। वैसे भी मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। वह कल के कोर्ट की हेयरिंग है, इसी वजह से नहीं सो पा रहा हूँ। करुणा जी कहती हैं, क्यों, तुम तो सही के साथ खड़े हो ना, जैसा तुम्हें लगता है। तो फिर ये बेचैनी क्यों है? वरुण उनके चेहरे पर चुपचाप देख रहा होता है। करुणा जी कहती हैं, बेटा, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। वरुण कहता है, मैं जानता हूँ कि जो सब कुछ भी मैंने किया वह बिल्कुल सही नहीं किया। मुझे कोई हक नहीं था रोशनी को इस तरह से तकलीफ देने का, और अभी भी कोई हक नहीं है उसे तकलीफ देने का। लेकिन अगर मैं उसके लिए सोचूंगा ना, तो फिर मैं शेफाली को दुखी कर दूंगा और शायद उसे खो भी दूं, जो कि मैं नहीं चाहता। काश कोई ऐसा रास्ता होता जिससे मैं सब ठीक कर देता। करुणा जी कहती हैं, अब रास्ता ढूंढ रहे हो तुम, जब सब कुछ तबाह हो गया है। लेकिन फिर भी अगर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो शायद मिल जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दे और वह जो गलत करने जा रहे हैं वह ना करें। करुणा जी वहां से चली जाती हैं। उनकी बातें वरुण के बेचैन मन को और बेचैन कर देती हैं। अभिमन्यु सुबह काफी जल्दी रेडी होकर हॉल में आ जाता है और वह रोशनी को भी आवाज लगाने लगता है। रणविजय जी कहते हैं, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी क्यों रेडी होकर आ गए और रोशनी को आवाज क्यों दे रहे हो? अभी कहता है, वो डैड, कोर्ट की हेयरिंग के लिए हमें जाना है ना, तो उससे पहले मिस माथुर ने कहा था कि उससे आकर एक बार मिल लें, क्योंकि कुछ तैयारी उन्होंने और की है, तो बस इसलिए। रणविजय जी कुछ कह रहे होते हैं कि तभी वहां पर रोशनी भी आ जाती है। रोशनी को देखकर अभी कहता है, चलो चलते हैं। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। रणविजय जी उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, ऑल द बेस्ट बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जीत कर ही आओगी। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अभिमन्यु और रोशनी निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद दीदू जी कहती हैं, मैं भी यही प्रे करूंगी कि जो भी ये चाहती है इसे मिल जाए और ये इस घर में लौट कर ना आए। रणविजय जी ये सुनकर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। रितु जी कहती हैं, ऐसे क्यों देख रहे हो? अभी ने खुद कहा है कि एक बार उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिर वह यहाँ नहीं रहेगी, तो तुम मुझे इस तरह से मत देखो। रणविजय जी उनको कुछ भी नहीं कहते हैं और वे वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। रितु जी कहती हैं, आज बस अभिमन्यु ने जैसा कहा है कि आज उसके केस का फाइनल हियरिंग हो जाए, उसके बाद मैं इस लड़की को अभिमन्यु की जिंदगी से बहुत दूर कर दूंगी। कोर्ट की हियरिंग का टाइम हो जाता है। अभिमन्यु और रोशनी मिस माथुर के साथ कोर्ट रूम में आ जाते हैं। वरुण, शेफाली और करुणा जी भी वहां पर होती हैं और ईशान को भी वहां पर लाया गया होता है, क्योंकि शेफाली को कहा गया होता है कि वह बच्चे को साथ में ही रखे, ताकि कोर्ट में यह भी साबित कर सके कि वह बच्चा अपनी माँ से जुड़ा हुआ है और शेफाली उस बच्चे के बिना नहीं रह सकती। क्योंकि जब कोर्ट ने उसे रोशनी से मिलने का ऑर्डर दिया था, तो वहां पर यही कहकर
उस ऑर्डर को कैंसिल करवाया गया था कि शेफाली अपने बच्चे को जब रोशनी के पास देखती है तो इससे उसे मानसिक परेशानी होती है। जज आ जाते हैं और वह केस की सुनवाई को शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। विराज और सिया दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।